जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि जो हमारी प्रीवियस क्लासेस जो हो चुकी हैं वहाँ पर हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे या कॉन्सेप्ट थे वो हमने बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आपको वहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो कुछ शब्दावलियाँ रह गई हैं उन्हें हम समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अपर लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह चैत्य और बिहार, डिफरेंस क्या है, चैत्य और बिहार में अंतर क्या है। तो हम समझेंगे कि चैत्य का अर्थ होता है जो बौद्ध पूजा स्थल होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। तो चैत्य क्या होते हैं? बौद्ध पूजा स्थल। बौद्ध पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। विहार क्या होते हैं? जहां पर बौद्ध भिक्षु आराम करते हैं। बौद्ध भिक्षु आराम करते हैं या रहते हैं, आराम करते हैं। तो चैत्य क्या है? जो बौद्ध पूजा स्थल हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। विहार क्या होते हैं? विहार होते हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं या आराम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो चैत्यों में सबसे जो प्रमुख हमें देखने को मिलता है नासिक का कार्ले का चैत्य। नासिक का कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य। इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था सातवाहन शासकों ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। सातवाहन शासक। पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा, चैत्य और विहार में अंतर क्या देख लिया है। चैत्य क्या होते हैं? बौद्ध पूजा स्थलों को चैत्य कहा जाता है। विहार क्या होते हैं? जहां पर बौद्ध भिक्षु आराम करते हैं। संघ प्रवेश निषेध, क्योंकि हमने देखा था कि बौद्ध संघ में आरंभ में कुछ जो लोग थे उनका प्रवेश निषेध था। जैसे हमने पढ़ा था महिलाओं का प्रवेश आरंभ में निषेध था, परंतु उनका जो शिष्य था आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। जैसा कि बताया था, प्रजापति जो गौतमी थी पहली महिला थी जिन्होंने संघ में प्रवेश किया। यहाँ पर हम देखेंगे किनका प्रवेश निषेध था। चोरी जो करते थे उनका, विकलांग का, ऋणी जो लोग थे जो कर्जे से जीते थे, ऋणी लोगों का, दास का, सैनिकों का। इन लोगों का संघ में प्रवेश निषेध था। हम कह सकते हैं संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी इन लोगों को। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में जो पूछे जाते हैं चीजें वहां से यहाँ से पूछी जा सकती हैं। अब कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे उपसंपदा क्या है, प्रवज्या क्या है, उपासक क्या थे, नति या वृत्ति या अनुसवान का क्या अर्थ है। तो उपसंपदा क्या होता है? संघ में प्रविष्ट हो, संघ में प्रविष्ट यानी प्रवेश को क्या कहते थे? उपसंपदा कहते थे। प्रवज्या क्या होता था और उपासक क्या होता था? गृह त्याग को, गृह त्याग को क्या कहा जाता था? प्रवज्या कहा जाता था। यानी कि कोई भी व्यक्ति गृह त्याग करके जब संघ में प्रवेश करता था तो गृह त्यागने की जो क्रिया होती थी उसे किस शब्द से डिकोड किया जाता था? प्रवज्या से। उपासक क्या होता था? गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में बौद्ध धर्म के नियमों का अनुसरण करते थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले। नति या वृत्ति का था। नति या वृत्ति क्या था? यहाँ पे संघ में जो प्रस्ताव आते थे, संघ के प्रस्तावों को, संघ के प्रस्ताव या बौद्ध संघ जो थे उनमें जो प्रस्ताव आते थे उन्हें क्या कहा जाता? नति या वृत्ति कहा जाता था। अनुसवान क्या होता था? उन प्रस्तावों का पाठन। जो प्रस्ताव आते थे, हम कह सकते हैं जो प्रपोजल आते थे उनका जो पाठन या पढ़ा जाता था उस क्रिया को क्या कहते थे? अनुसवान कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखी है कि जो इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं वो हमने समझ ली हैं। अब जो बौद्ध, हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म से हमने हालांकि जो हमारी जो क्लास शुरू हुई थी वह हमने जैन रिलीजन से स्टार्ट की थी। उत्तर वैदिक काल पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था जो धार्मिक संप्रदायों का जो उदय हुआ है उनमें जो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय के रूप में जो उदय हुआ था वह जैन और बौद्ध धर्म का हुआ था। हमने जैन और बौद्ध धर्म को डिटेल से समझ लिया है। यह हम कह सकते हैं कि हो शायद ही इस चैप्टर से या इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आए। अगर हम इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है अगर उन्हें भी हम रिवाइज कर लेते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ इस क्षेत्र से बाहर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्योंकि आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी एक सीरीज लाएंगे जहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे उनका। अब हमने, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म तक कंप्लीट हो चुका है, अब जो हमारी आगे की जो क्लासेस होंगी वहाँ पर हम देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। यह जो क्षेत्र हम कह सकते हैं, यह जो एरिया है वहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बौद्ध या जैन रिलीजन वाला टॉपिक हो गया हो या महाजनपद काल से। क्योंकि हमने पहले देखा था उत्तर वैदिक काल में कि जनपद की जो संरचना थी वह अपने अस्तित्व में थी, छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयाँ थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से राजतंत्र आएंगे, उनका अस्तित्व होगा, कैसे शासकों का निर्माण होगा, राजाओं का जो क्षेत्र है वह अस्तित्व में आएगा। शुरू में हम देखेंगे 16 महाजनपदों का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के। बाद में हम देखेंगे कैसे एक, हम कह सकते हैं अखिल भारतीय जो सम्राट की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कैसे उत्तर भारत में, हालांकि उसकी सीमा दक्षिण भारत तक भी जाती हैं, तो कैसे एक बड़े स्तर पर, बड़े भारत के बड़े एरिया पर एक राज्य का या साम्राज्य का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, समझेंगे बेहतर तरीके से। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हमारा जो टॉपिक है महाजनपद काल, उसकी शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।